जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा ओपिनियन यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 साइंस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की चर्चा करेंगे। हम सभी को पता है कि चैप्टर 1 में जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज के रूप में आप सभी को याद होना चाहिए, परीक्षाएं नज़दीक हैं, उसकी चर्चा हम लोग आज करते हैं। पेज संख्या 6 पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। संग्रहित करते समय यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ताकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन सके। मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत स्थायी होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की अधिक अभिक्रिया को रोकती है। मैग्नीशियम रिबन की इसी परत को हटाने के लिए इसे रेत कागज़ से साफ़ किया जाता है जिससे कि अंतर्निहित धातु को वायु के संपर्क में लाया जा सके। हम सभी को दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, तो इसको अगर हम बैलेंस्ड करेंगे तो H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। उसी तरह से दूसरा 3BaCl2 + Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स 3BaSO4 + 2AlCl3। एंड नंबर 3 है 2Na + 2H2O गिव्स 2NaOH + H2। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसके लिए होगा BaCl2 + Na2CO4 गिव्स BaSO4 + 2NaCl। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी इसको उदाहरण के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इसके लिए हम लोग देखेंगे NaOH + HCl गिव्स NaCl + H2O। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखना है। जब किसी पदार्थ X का विलयन का उपयोग सफ़ेदी बनाने के लिए होता है तो उस X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड होगा और इसका सूत्र होगा CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसका हम अगर रिएक्शन लिखने की कोशिश करें तो CaO + H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस को ही हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO। क्रियाकलाप में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है। तो जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है, इसलिए जल के विद्युत अपघटन के दौरान एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे परखनली उत्पादित गैस की मात्रा से दोगुनी है और यह गैस जो है हाइड्रोजन है। 15 नंबर पेज पर जो प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब लोहे या आयरन जो है दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बदल जाता है। अभिक्रिया जो होगा Fe + CuSO4 गिव्स FeSO4 + Cu हो जाएगा। और द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण सामने हम 2KBr + BaI2 गिव्स 2Ki + BaBr2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो सोडियम का उस दिए हुए रिएक्शन में सोडियम का उपचयन और ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसमें हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन को कम करता है कौन। सोडियम का उपचयन ऑक्सीकरण होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तथा ऑक्सीजन को कम करता है। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह अपचयित हुआ है तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह उपचयित हुआ है। इस तरह से अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंधों में कौन से कथन असत्य है। तो 2PbO + 2Pb + CO2, जरा ध्यान दीजिए, C के साथ यहाँ पे O जुड़ गया है और Pb से O जो है निकल गया है, तब 2PbO से O निकल गया है तो यहाँ पर 2Pb बच रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि सीसा से ऑक्सीजन निकल गया मतलब अपचयित हो रहा है और कार्बन में O जुड़ गया मतलब यह उपचयित हो रहा है। तो A और B होना चाहिए इसका, A और B। फिर है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है।
तो याद रखिएगा हमेशा लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो याद रखें, इन सभी के लिए हम रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। 3H2 + N2 gives 2NH3, 2H2 + 3O2 gives 2H2O + 2SO2, 3BaCl2 + Al2SO4 का होल थ्राइस gives 2AlCl3 + 3BaSO4, 2K + 2H2O gives 2KOH + H2। फिर संतुलित करने के लिए हम डायरेक्ट संतुलित किए हुए चीज़ों पर आते हैं, रासायनिक समीकरणों पर आते हैं। 2HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस + 2H2O। दूसरा हो जाएगा 2NaOH + H2SO4 गिव्स Na2SO4 + 2H2O। NaCl + AgNO3 गिव्स AgCl + NaNO3 एंड BaCl2 + H2SO4 गिव्स BaSO4 + 2HCl। फिर संतुलित करने के लिए दिया हुआ है, तो CaOH का होल ट्वाइस + CO2 गिव्स CaCO3 + H2O। Zn + 2AgNO3 गिव्स ZnNO3 का होल ट्वाइस + 2Ag एंड 2Ai + 3CuCl2 गिव्स 2AlCl3 + 3Cu। BaCl2 + 2K2SO4 गिव्स BaSO4 + 2KCl। फिर से हम लोग दिए हुए प्रश्नों को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो किस प्रकार की है, तो यह 2KBr + BaI2 2Ki + BaBr2, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ZnCO3 टूट रहा है तो निश्चित रूप से वियोजन अभिक्रिया होगा, डिसोसिएशन रिएक्शन हो जाएगा एंड माफ़ कीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। और H2 + Cl2 यह जुड़ रहा है तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन अर्थात संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। और फिर से यहाँ पर Mg + 2HCl गिव्स MgCl2 + H2, यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। इस तरह से जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, सामने आप देख सकते हैं। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। सीधी सी बात है, क्योंकि श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं? क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे बड़ी मात्रा में उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है? आसान शब्दों में हम जानने की कोशिश करें तो वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर के 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ऐसा नया पदार्थ बनाते हैं। सामने देख सकते हैं CaO + H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा 2H2O अगर यह टूटता है तो विद्युत की उपस्थिति में 2H2 गिव्स 2H2 एंड + O2। उसी तरह से विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? ऊष्मा वाला यहाँ CaCO3 का लिखा है और सूर्य का प्रकाश वाला 2AgCl वाला लिखा है, आप सब देख सकते हैं। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल सामने है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों का आपस में आदान प्रदान होता है। फिर सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया 2AgNO3 + Cu गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस + 2Ag। एंड अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, उपचयन और अपचयन। तो याद रखिएगा कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है मतलब हानि होता है, वो उपचयन कहलाता है। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन कहलाता है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम, तो याद रखिएगा उस तत्व X का नाम कॉपर है जिस पर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। और गर्म करने पर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है 2Cu + O2 गिव्स 2CuO। याद रखेंगे लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हम बचा सकें उसको, क्षरण से बचा सकें, ह्रास होने से बचा सकें। लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है क्योंकि उनमें जंग लगने से रोकता है। पेंट करने पर नमी और वायु से लोहे का संपर्क टूट जाता है और इस प्रकार जंग नहीं लगता है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि खाद्य सामग्रियों को संग्रहित करने वाले थैलियों में ऑक्सीजन हटा करके उनमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि उनका उपचयन ना हो सके और ख़राब होने से बच सके।
संक्षारण क्या है? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण का ही उदाहरण होता है। विकृत गंधिता मतलब वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसमें प्रयुक्त तेल और वसा उपचयित होकर के विकृत गंधी हो जाते हैं। जैसे मक्खन को लंबे समय तक खुला छोड़ने पर उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसको हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना करके आप इसको याद कर सकते हैं। इस प्रकार के और भी वीडियोज़ को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल।